पिछली क्लास में हम लोगों ने रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। कार्बन रेसिस्टर, आपने देखा कि कार्बन रेसिस्टर क्या होते हैं और हम वो रेसिस्टर्स कार्बन के ही क्यों बनाते हैं, उनके कलर कोड भी हमने स्टडी किए हुए थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, प्रतिरोधों के संयोग। आपको याद होगा जो रेसिस्टर्स होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि रेसिस्टर एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें रेसिस्टेंस होता है, और जितना रेसिस्टेंस हम अपने किसी भी सर्किट में लाना चाहते हैं वहां हम उतने रेसिस्टेंस का रेसिस्टर वहां पर कनेक्ट कर देते हैं। हमको कैसे पता लगेगा कि उसके पास रेसिस्टेंस है? ये बड़ा सिंपल है। आप उस रेसिस्टर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए एक बैटरी से, सेल से, और आप पाएंगे कि उसमें एक लिमिटेड करंट फ्लो होती है। अगर रेसिस्टेंस नहीं होगा तो उससे फ्लो होने वाली करंट लिमिटेड नहीं होगी, क्योंकि करंट का फॉर्मूला ही हमने पढ़ा हुआ है, I = V/R। अगर थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस है तो ही लिमिटेड करंट होगी, अगर रेसिस्टेंस 0 है तो करंट अनलिमिटेड हो जाएगी, और जितनी बैटरी या सेल की पावर होगी उसके मुताबिक फुल करंट उसमें से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किसी रेसिस्टर के पास रेसिस्टेंस है? उसके लिए आप उसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से उसमें एक लिमिटेड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जो रेसिस्टर्स होते हैं, बार बार हम उन्हें सिलेंड्रिकल शेप बना के उनमें वो कंडक्टर्स नहीं निकालेंगे, उनका हमने एक सिंबल बना लिया है। आप उसे ध्यान रख लें, और आज के बाद उसी सिंबल को हम यूज करा करेंगे सर्किट में। सिंबल ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स का हमने जो सिंबल बनाया है वो सिंबल ऐसा बनाया है। दिस इज अ जिगजैग पाथ ऑफ करंट। इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टर। तो आप याद रखें ये एक जिगजैग पथ बना हुआ है और इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टर। तो रेसिस्टर का सिंबल हमने ऐसा बनाया। अब जब भी कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको ऐसा कुछ मिले, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज द रेसिस्टर। ओके, आज हम लोग उन्हीं रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? देखिए, मैं आपको बेटा बताऊं कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है, ऐसा ही एक आर्टिकल आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किया हुआ था। उनमें भी सीरीज कॉम्बिनेशन किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, पूरा कैलकुलेशन भी किया था। आप सब उसको पढ़ चुके हैं। और आज जिस तरह से कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन हुए थे, उस तरीके से हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन भी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कभी कभी मुझे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनमें मुझे एक ऐसी वैल्यू का रेसिस्टर चाहिए जिस वैल्यू का रेसिस्टर हमारे पास उपस्थित नहीं है। उसके अलावा दूसरी वैल्यू के हैं, लेकिन उतनी वैल्यू का रेसिस्टर हमारे पास उपस्थित नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन पे हम एक से ज्यादा रेसिस्टर्स को कंबाइंड करते हैं और अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो हम कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं, और हमेशा याद रखें, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन के लिए द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कॉम्बिनेशन विल बी डन ओनली बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कॉम्बिनेशन हमेशा किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच किया जाएगा। तो कॉम्बिनेशन कौन से 2 पॉइंट्स के बीच किया जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप हर बार ध्यान रखिएगा। आज हम कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का ए और बी के बीच में कर रहे हैं। ठीक है। कॉम्बिनेशन से जो एक वैल्यू मिलेगी आपको, उसे हम बोला करेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। फिर से आपने 2 या 2 से ज्यादा रेसिस्टर्स को कंबाइंड किया। कंबाइंड करने के बाद ये जो कंबाइंड करेंगे इसको बोला करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। जैसे हमने एक रेसिस्टर लगाया, दूसरा रेसिस्टर लगाया, तीसरा रेसिस्टर लगाया, इस तरह से R1, R2 और R3। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे?
इस पूरे को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, इसको बोलेंगे। और इन तीनों को कंबाइंड करने से मुझे सर्किट में एक जो नेट रेसिस्टेंस मिलेगा, एक जो रेसिस्टेंस की फाइनल वैल्यू मिलेगी, उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलेंगे, आर ई क्यू से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आर ई क्यू क्या होगा? आर ई क्यू एक ऐसा रेसिस्टर होगा, आर ई क्यू एक ऐसे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस होगा कि उस रेसिस्टर को अगर इन तीनों रेसिस्टेंसेस को मैं हटा दूं और केवल उस एक रेसिस्टर को मैं इनकी जगह लगा दूं, तो वो उतनी ही करंट कंज्यूम करेगा जितने ये तीन मिलकर करते हैं। बात समझ आ रही है आपको? ये सारा कुछ जो ये तीन मिलकर करते हैं वो एक अकेला कर लेगा, तो उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और इसका जो रेसिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और उसे हम आर ई क्यू से रिप्रेजेंट कर लेंगे। कॉम्बिनेशन के यहां पर भी कैपेसिटर की तरह हमारे पास दो मेथड्स हैं। कॉम्बिनेशन का एक मेथड है हमारे पास जिसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा मेथड हमारे पास होगा जिसे हम बोलते हैं समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन करूंगा। हाँ, एक और होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग भी करते हैं हम लोग, लेकिन एक बार अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया तो मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान होता है वो सब। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर किसे बोलेंगे? इस पूरे को, इसमें जो इसकी नेट वैल्यू आएगी रेसिस्टेंस की उसे आर इक्विवेलेंट कहेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, और अभी तो फिलहाल हम सीरीज कॉम्बिनेशन करने चलेंगे। सिंबल ऑफ रेसिस्टर, ये एक जिगजैग पथ होगा, इसकी द्वारा हम रेसिस्टर्स को रिप्रेजेंट किया करेंगे। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। जैसे हमने हर चीज का एक सिंबल बनाया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, बैटरी या सेल लगी होगी उसका अपना एक सिंबल है, कैपेसिटर का हमने एक सिंबल बनाया हुआ है, एमीटर का हमने एक सिंबल बनाया है, वोल्ट मीटर का हमने एक सिंबल बनाया है, रियोस्टेट का हमने एक सिंबल बनाया है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स का हमने सिंबल बनाया है। तो हर चीज को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में यहां पर यूज करते हैं। सिमिलरली हम रेसिस्टर्स को भी सिंबॉलिक लैंग्वेज में यूज करेंगे और उसका सिंबल हम इस तरह से बनाएंगे। अब आ जाते हैं अपने सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने दिखाया है आपको, तीन रेसिस्टर। हाँ, एक चीज मैं इससे पहले और आपको बता दूं कि इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा, अगर ये आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? एक मेथड तो कल हमने बताया, वर्ण कोड वाला, कलर कोड वाला, उससे देखकर आप पहचान जाएंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ नहीं है उस समय आप कैसे पहचानेंगे? उसके लिए हम एक काम करेंगे कि जो रेसिस्टर होगा उसके दोनों एंड्स के बीच हम एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, रास्ते में एक अमीटर यहां लगा देंगे जो हमको ये बताएगा कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो ये हमको बताएगा आई के बारे में कि सर्किट में कितनी करंट आ रही है। और इसके दोनों सिरों के बीच में जो रेसिस्टर हमारा होगा उसके दोनों सिरों के बीच यहां पर हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये वोल्ट मीटर लगाएंगे, ये मुझे इसके दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसके दोनों सिरों के बीच का जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज यहां नोट करेंगे। सर्किट में जितनी करंट फ्लो होगी अमीटर से देख के वो करंट नोट कर लेंगे और R इज इक्वल टू V अपॉन I करेंगे, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस हमको मिल जाएगा। ओम्स लॉ में भी ये पढ़ा है आपने। आपको एक चीज और याद रखिए, टू फाइंड आउट द रेसिस्टेंस ऑफ एनी रेसिस्टर, दिस इज द ओनली वे। आपके पास
किसी भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए केवल यही तरीका है। किसी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है। हमारे पास कोई दूसरा मेथड नहीं है कि हम रेसिस्टेंस लेंगे, उसको तौल के रेसिस्टेंस पता लग जाएगा, उसमें कुछ गिन के रेसिस्टेंस पता लग जाएगा। देयर इज नो एनी मेथड टू फाइंड आउट द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर। दिस इज द ओनली वे। केवल एक तरीका है मेरे पास उसके रेसिस्टेंस को फाइंड करने का। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। हमने 3 रेसिस्टर्स लिए हुए हैं। एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है R1, दूसरे का रेसिस्टेंस है R2 और तीसरे का रेसिस्टेंस है R3। और उनको तीनों को मैंने एक के बाद एक ऐसा जोड़ दिया है बिंदुओं A और B के बीच में। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसा जोड़ते चले जाएंगे। जैसे अगर ये हमारे पास 3 रेसिस्टर्स हैं अलग अलग वैल्यू के, एक रेसिस्टर मैंने ये लिया, तो जो अगला रेसिस्टर हम लगाएंगे वो अगला रेसिस्टर हम इसके इस एंड से लगा के इसका एक एंड इसके इस एंड से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। फिर जब और मुझे लगाना होगा अगला रेसिस्टर तो उसको ला करके उसको इसके आगे जोड़ देंगे। तो एक के बाद वन आफ्टर द अदर हम कनेक्ट करते चले जाएंगे। और इस कॉम्बिनेशन को कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन इसको बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में यह होता है कि प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ते चले जाते हैं। तो मैं चाहूं तो यहां एक लाइन में इसे नोट कर सकता हूं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ते चले जाते हैं। एक के बाद एक जोड़ते चले जाते हैं, सिरे से सिरा कनेक्ट करते चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने ए और बी के बीच में एक वोल्टेज का सोर्स लगा दिया। यहां पर वोल्टेज सोर्स यानी कि बैटरी या सेल। ये एक बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और हमने मान लिया कि ये V वोल्ट की बैटरी है। सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये करंट पढ़ने के लिए हम सर्किट में सीरीज में एक अमीटर यहां कनेक्ट कर देंगे, जिसे आपको याद होगा एम्पियर मीटर भी कहते हैं। ये अमीटर होता है, करंट को मेजर कर देगा और आपको मेजर करके बताएगा बिंदुओं A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आप इसे मेजर करना चाहते हैं तो आप इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक डिवाइस लगा सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, दैट इज वोल्ट मीटर। और आप सभी को मालूम है दैट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, समांतर क्रम में, और अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो हमने क्योंकि ये वोल्ट मीटर बिंदुओं A और B के बीच में कनेक्ट किया है, तो ये जो विभवांतर बताएगा वो बिंदुओं A और B के बीच का विभवांतर हमको बताता रहेगा। अच्छा, अब जब हमने इतना सारा कनेक्शन तैयार कर दिया तो जैसे ही इसका स्विच ऑन करेंगे, आप चाहें तो इसमें एक स्विच बना सकते हैं यहां पर इस तरह से। ये तो प्रेशर की है, आप चाहें तो कोई और की बना सकते हैं, ये वाली की बना दीजिए। तो ये एक स्विच, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे बैटरी से करंट चलना स्टार्ट होगी। यहां पर मुझे 3 चीजें स्टडी करनी है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं करंट के बारे में बात करता हूं कि करंट के बारे में यहां से, हाँ, जैसे ही आप सोर्स को ऑन करेंगे, सर्किट ऑन करेंगे, यहां से करंट चलना स्टार्ट हो जाएगी। वो करंट यहां चल के जाएगी और इस रास्ते में ऐसे ये करंट आ जाएगी और फिर से अपने नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएगी। हाँ, यहां पर ये जो कनेक्शन है
ये कनेक्शन में आप ये सोच सकते हैं कि क्या जो करंट यहां से जाएगी, यहां पर तो करंट को जाने के दो रास्ते हैं, एक ये रेसिस्टेंस वाला पाथ और एक ये वाला पाथ वोल्टमीटर वाला। तो क्या करंट सिर्फ इसी में जाएगी? इसमें नहीं जाएगी। तो आंसर है कि जो वोल्टमीटर होता है इसको हम केवल इसलिए यूज करते हैं कि ये हमारे उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मुझे बताएगा जिन दो बिंदुओं के बीच हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और दूसरी चीज, वोल्टमीटर का अपना खुद का जो रेसिस्टेंस होता है दैट इज वेरी वेरी हाई, एंड ड्यू टू दिस रीजन वोल्टमीटर वाले रास्ते पर करंट ना के बराबर जाती है। हम ये इनकार तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल नहीं जाती है, जाती है, लेकिन एकदम ना के बराबर करंट उस रास्ते पर जाएगी। अब कंडक्टर लगा है, कनेक्शन है, तो थोड़ी बहुत तो चली जाएगी, लेकिन इसका रेसिस्टेंस इतना हाई होता है कि इस रास्ते पर करंट नहीं जाएगी, पूरी की पूरी करंट यहां से जाएगी। अब एक चीज और देखिए थोड़ा ध्यान से, करंट जब जाएगी तो ए से बी तक करंट को जाने के लिए कितने रास्ते हैं? आंसर है ए से बी तक करंट को जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। कौन सा एक रास्ता है? कि वो पहले R1 को पार करे, R2 को पार करे, R3 को पार करे। ये वाला रास्ता मैंने अभी भी बताया कि इसमें वोल्टमीटर लगा है एंड वोल्टमीटर हैज द वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो करंट उस पाथ पे नहीं जाएगी। अब आपने देखा कि जब करंट ए से बी तक जाएगी तो उसे R1 को भी पार करना है, R2 को भी पार करना है, R3 को भी पार करना है। इट मींस क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि करंट R1, R2, R3 में से किसी एक को मत पार करे और बी तक पहुंच जाए ए से? आप चेक करके देखिए, अगर वो R1, R2, R3 में से किसी एक को भी छोड़ती है तो बी तक नहीं पहुंच सकती। इसका मतलब यह हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में परिपथ में बहने वाली जो करंट होगी उसे सभी प्रतिरोधों में से पार होना पड़ेगा। हम चाहें तो इसमें एक और पॉइंट बना सकते हैं इसका, अथवा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को प्रत्येक प्रतिरोध में से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक प्रतिरोध में से गुजरना पड़ता है। सीरीज कॉम्बिनेशन की यह भी एक खास बात है। अब इसमें हम 1 by 1 जिस तरीके से कैपेसिटर में हमने रूल्स बना के पॉइंट वाइज इसको कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम यहां पर भी करेंगे। तो करंट के लिए क्या रूल बनेगा, थोड़ा आप सभी बच्चे ध्यान से देखें। करंट इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट टाइम। आप सभी को पता है कि मुख्य रूप से ये जो करंट होती है ये होती ही क्या है? बेसिकली करंट इज व्हाट? करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। एक निश्चित टाइम में जितना भी, एक सेकंड में जितना चार्ज पास होगा उसे ही करंट कहते हैं। तो करंट इज बेसिकली चार्ज। अब यहां से अगर क्यू चार्ज चलता है तो वो क्यू चार्ज यहां पर भी क्यू आएगा, यहां पर भी क्यू चार्ज आएगा, यहां पर भी क्यू आएगा, यहां पर भी क्यू चार्ज आएगा, क्योंकि उसका उधर जाने का रास्ता नहीं है उसके पास। यहां पर भी क्यू चार्ज आएगा, यहां पर भी क्यू चार्ज आएगा, यहां पर भी क्यू चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ए से बी तक जाने के लिए उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो R1, R2, R3 सब में सेम चार्ज जाएगा। अगर सब में चार्ज सेम जाएगा तो सब में करंट भी कैसी जाएगी? सेम। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि क्या चार्ज कहीं बीच में रुक जाएगा? मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपने पढ़ा था, अविरतता का सिद्धांत, वाटर के केस में क्लास 11th में पढ़ा था अविरतता का सिद्धांत। और आपने देखा कि उसमें पाइप के एक सिरे से या कहीं पर भी अगर पानी फ्लो हो रहा है तो उसके एक सिरे से जितना वाटर एंटर करता है उसके दूसरे सिरे से उतना ही वाटर बाहर निकल जाता है। सेम यहां पर भी है,
कॉन्टिन्यूटी ऑफ चार्ज का रूल यहां लगेगा कि एक साइड से जितना चार्ज इंटर करेगा दूसरे साइड से टोटल चार्ज को निकलना पड़ेगा। बीच में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ लगेगा कि चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही तो चार्ज क्रिएट हो सकता है। चार्ज एक दूसरे को मार तो नहीं देंगे ना, तो चार्ज ना तो कम हो पाएगा, जब चार्ज जितना चार्ज यहां से चलेगा उतना चार्ज रास्ते में ना तो कम होने पाएगा और ना तो चार्ज बढ़ने पाएगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ क्या कहता है कि चार्ज ना तो हम बर्बाद कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ना ही तो चार्जेस को हम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जितना चार्ज एक बार यहां से एक सेकेंड में निकलेगा उतना चार्ज यहां से भी पास होगा, यहां से भी पास होगा, यहां से भी पास होगा। अगर उतना पास नहीं होगा तो कहां चला जाएगा? अगर उतना पास नहीं होगा तो कहां चला जाएगा? अभी एक रूल हमने बताया, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। जितना चार्ज एक जगह से प्रवेश करेगा दूसरी जगह से उतना निकलेगा। चार्ज अगर पूरा नहीं निकलेगा इसका मतलब बीच में चार्ज रुक गया। जैसे अगर एक साइड से पर सेकेंड 10 चार्जेस इंटर कर रहे हैं, दूसरी साइड से पर सेकेंड 8 चार्ज निकल रहे हैं, तो 2 चार्ज कहां चले गए? क्या वो बीच में कहीं रुक गए? चार्ज बीच में नहीं रुकेगा क्योंकि उसका स्टोर नहीं है यहां कहीं भी। आप देखिए बीच में कहीं कोई स्टोर नहीं है कि वो वहां जमा हो जाएगा, वहां इकट्ठा हो जाएगा। देयर इज नो एनी स्टोर बिटवीन द रेसिस्टर्स। ओके, तो चार्ज एक सिरे से जितना प्रवेश करेगा उतना पूरा चार्ज दूसरे सिरे पर आपको मिलेगा जा करके। अगर चार्ज सेम मिलेगा इसका मतलब करंट जितनी इधर से प्रवेश करेगी पूरी की पूरी करंट वहां पर आपको मिल जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आई करंट इसमें बह रही है तो आई करंट इसमें भी बहेगी और आई करंट इसमें भी बहेगी। ना तो करंट कम होगी ना करंट ज्यादा होगी। तो करंट का रूल हम बना सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान समान होता है। श्रेणी प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान समान होता है। ठीक है, ये करंट का रूल बना। तो अगर आई करंट यहां से चलेगी तो आई करंट यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी। ओके, तो ये तो हमने एक करंट का रूल बना लिया। अच्छा, धारा का मान समान होता है। अगर धारा का मान समान होगा तो मान लेते हैं कि परिपथ में आई करंट प्रवाहित होती है। माना परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, माना परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे आते हैं और सेकंड में हम वोल्टेज रूल बनाएंगे। वोल्टेज का क्या रूल रहेगा यहां पर, आप ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। वोल्टेज के रूल के लिए मैं फिर से छोटी छोटी बातें आपको बताता हूं। ये बैटरी वोल्टेज का सोर्स है जिसका टोटल वोल्टेज V वोल्ट की ये बैटरी है। अगर ये V वोल्ट की बैटरी है इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। वोल्टेज के लिए आपको बताया गया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक कूलॉम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमको जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम उन दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब ये बैटरी V वोल्ट की बैटरी है और परिपथ के बिंदुओं A और B के बीच कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से ये कंडक्टर 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 यहां जुड़ा और ये कंडक्टर कंडक्टर यहां जुड़ गया।
इसका मतलब है कि परिपथ के ए और बी बिंदुओं के बीच, वैसे तो अगर इस बैटरी का वोल्टेज V है, देखिए मैंने अभी अभी बताया, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V होने का मीनिंग क्या है कि एक कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में V जूल आपको वर्क करना पड़ेगा। जितना वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस है। अब बैटरी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका क्या मतलब होगा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। इसका मतलब है कि एक कूलम के चार्ज को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसा लेके जाइए, फिर यहां लेके जाइए, फिर यहां और फिर यहां जब आ जाएंगे, टोटल आपको V जूल वर्क करना पड़ेगा। ये इसका मतलब है। फिर से बैटरी का वोल्टेज अगर 12 वोल्ट है, व्हाट इट मींस कि अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक कूलम के चार्ज को लेके चले तो पूरे सर्किट में फ्लो करने के बाद नेगेटिव टर्मिनल में जब हम आएंगे तो हमको 12 जूल वर्क करना पड़ेगा। टोटल वर्क 12 जूल हमारा होगा। सिमिलरली V वोल्ट की बैटरी है तो यहां से पूरा ऐसा इसको यहां तक लाने में V वोल्ट काम करना पड़ेगा, मुझे V जूल काम करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, लेकिन एक चीज हम ये मान लेते हैं कि हमने जो ये कंडक्टर्स लगाए हुए हैं, देखिए यहां से यहां तक हमने कंडक्टर लगाया है, यहां से यहां तक हमने कंडक्टर लगाया है। सो वी एज्यूम दैट दीज आर द वेरी गुड कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स में हमको वर्क नहीं करना पड़ता। वी एज्यूम, मान लेते हैं केवल, अदरवाइज 100% इट इज नॉट करेक्ट। लेकिन कंडक्टर क्योंकि हमने माने कि अच्छे कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर हैं, अच्छे चालक हैं, इसलिए इनमें चलने में मुझे वर्क नहीं करना पड़ता। अगर इनमें चलने में वर्क नहीं करना पड़ता तो पूरा V जूल वर्क कहां हुआ? फिर तो आंसर है पूरा V जूल वर्क A से B तक ले जाने में हुआ। तो याद रखें, A से B तक पूरा वोल्टेज हमने कितना मान लिया है? V जूल वोल्टेज इसका मान लिया हुआ है। क्लियर? तो वो वोल्टेज यहां से यहां के बीच का है, लेकिन क्योंकि कंडक्टर्स यहां लगे हैं और कंडक्टर्स में हम मानते हैं कि हमको वर्क नहीं करना पड़ता क्योंकि एक अच्छा कंडक्टर ये रेसिस्ट नहीं करेगा, इसलिए वो वोल्टेज A और B के बीच का है, टोटल पोटेंशियल। अब आगे और देखते हैं, जब करंट यहां से ऐसा इसमें चलेगी तो क्योंकि ये एक रेसिस्टर है, ये करंट को रेसिस्ट करेगा, तो एक कूलम चार्ज को यहां से यहां तक भेजने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां से यहां तक भेजने में भी हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा और यहां से यहां तक भेजने में भी हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि एक कूलम के चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में वर्क करना पड़ा V1, यहां से यहां तक ले जाने में हमको वर्क करना पड़ा V2, और यहां से यहां तक ले जाने में हमको वर्क करना पड़ा V3। और यही उनके क्या बन गए? पोटेंशियल डिफरेंसेस। कि एक कूलम के चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में अगर V1 जूल वर्क करना पड़ता है, देन इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ओके, तो ये इसमें V1 जूल, इसमें V2 जूल और इसमें V3 जूल। और अभी अभी आपने क्या देखा कि A से B तक अगर टोटल हम एक कूलम चार्ज को ले जाते हैं तो कितने जूल हमको करना पड़ता है? V जूल हमको करना पड़ता है। तो वोल्टेज का पहला रूल तो हमने ये बनाया। आप देखिए, पूरा A से B तक एक कूलम को चार्ज ले जाने में कितना वर्क? V जूल। और अलग अलग इंडिविजुअल रेसिस्टर्स में ले जाने में V1, V2, V3। इट मींस कि श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज बंट जाता है। आपने देखा ना, पूरा वोल्टेज बंट गया ये। और A से B तक अगर टोटल V है, यहां से यहां तक V1, यहां से यहां तक V2, यहां से यहां तक V3, तो ये V को हम कैसे लिख सकते हैं? इस V को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से यहां तक जाने में V1 जूल, फिर V2 जूल, फिर V3 जूल, तीनों को जोड़ेंगे तो A से B तक जाने का टोटल वर्क निकल करके आ जाएगा। तो हम इस वोल्टेज रूल को नोट कर लेते हैं, वोल्टेज रूल को नोट कर लेते हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में
प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध में बंट जाता है। अगर प्रत्येक प्रतिरोध में बंट जाता है तो यहां से यहां तक टोटल वोल्टेज V, यहां से यहां तक V1, फिर V2, फिर V3, और क्योंकि ये बेसिकली वर्क डन है, therefore we can write it as V is equal to V1 plus V2 plus V3। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे A से B तक जाने में टोटल आपको करना पड़ा हो 10 जूल वर्क, यहां से यहां तक ले जाने में 2 जूल, यहां से यहां तक ले जाने में 4 जूल, और यहां से यहां तक ले जाने में 6 जूल। तो 2 4 जूल यहां से यहां तक, तो 2 और 4 6 और 4 पूरा 10 के बराबर आ जाएगा। तो V की जो वैल्यू होगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर आ जाएगी। तो प्रतिरोधों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, करंट सेम रहेगी सब में। अब हम बात करते हैं रेसिस्टेंस रूल की कि प्रतिरोध के लिए क्या होगा। प्रतिरोध के लिए ये मैं इसको साफ कर देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। यहां पर अब हमको तो A से B तक का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। हमें फाइंड आउट करना है कि A से B तक जो ये हमने 3 प्रतिरोध लगाए हैं, एक ऐसे प्रतिरोध को पता लगाना है मुझे, उसके बारे में सारी जानकारी कलेक्ट करनी है कि अगर इन तीनों को हटा के वो एक अकेला प्रतिरोध लगा दें तो वो वही वर्क करे, पूरा वही इफेक्ट सर्किट में रहे उसका जो इन तीनों का मिल करके है। ऐसे रेसिस्टेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस A और B के बीच निकालना चाहते हैं। बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जिसे आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आपको बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध चाहिए। आप याद करें प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन I। तो अगर आपको तुल्य प्रतिरोध चाहिए A और B के बीच, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लीजिए और A से B तक बहने वाली करंट लीजिए। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, क्योंकि मुझे A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध चाहिए ना बेटा। तो A और B के बीच का विभवांतर चाहिए अपॉन A से B तक बहने वाली टोटल करंट चाहिए। तो A से B तक बहने वाली टोटल करंट, अभी हमने देखा कि करंट डिवाइड नहीं होती, सब में सेम करंट जाती है। तो A से B तक प्रवाहित होने वाली कुल करंट कितनी है, हमने I मानी है, तो वो हम I नोट कर देते हैं। ठीक है, अब हम A से B तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस नोट करेंगे कितना है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बिंदु A से B तक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना, उतना ही जितना बैटरी का है। तो बैटरी का कितना है, V हमने माना है अपॉन I। नाउ दिस इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अभी अभी आपने देखा वोल्टेज का रूल बनाया है, वहां पर V की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आई हुई है, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन I। अब हम एक काम कर लेते हैं, इसको मैथमेटिकली अलग अलग कर देते हैं डिनोमिनेटर को सबके साथ में। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे मिलेगी V1 अपॉन I
प्लस V2 अपॉन I प्लस V3 अपॉन I. Let this is equation number 1. No, sorry. Equation number 1 I have assumed already. So we are taking this equation as equation number 2. Okay? अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी चीजें हमको देखनी है. आपको याद होगा अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि किसी भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आप कैसे फाइंड करते हैं. यू हैव ओनली एंड ओनली मेथड. क्या आपके पास मेथड है? जिस भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आपको फाइंड करना है उसके दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V ले लो, उसमें बहने वाली करंट ले लीजिए और V अपॉन I कर देंगे, उसका रेसिस्टेंस मिल जाएगा. ये एक इकलौता मेथड हमारे पास है. अब मुझे बताइए कि यहां से यहां तक इसका इस वाले प्रतिरोध R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बट R1 की वैल्यू बताइए आप कैसे निकालेंगे? वही रूल लगाइए. रेसिस्टर के दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये देखो. इसके दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1. तो हमने R1 इज इक्वल टू लिखा V1 और यहां से यहां तक बहने वाली करंट कितनी है? वो तो I है, तो हमने I लिख दिया. सिमिलरली अगर हमको इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R2 चाहिए तो वो हम कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर दैट इज V2, करंट इन द रेसिस्टर दैट इज I, एंड नाउ R3 विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3? दिस इज V3. देन V3 अपॉन करंट I, क्योंकि करंट तो सब में I के बराबर ही है. इसका मतलब यह हुआ कि V1 अपॉन I की जगह R1, V2 अपॉन I की जगह R2, V3 अपॉन I की जगह R3 हम नोट कर सकते हैं. Therefore, from equation number 2 we get, from equation number 2 we get R equivalent is equal to V1 upon I is R1, resistance of first resistor, V2 upon I that is R2, resistance of second resistor, V3 upon I that is R3, resistance of थर्ड रेसिस्टर. और इस तरह से बेटा आपने देखा कि प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोग होता है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं. उसके लिए सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों को जोड़ देना पड़ता है हमको. ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं अर्थात प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजित जितने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे होंगे, संयोजित सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है. सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है. ये आपको ये रेजिस्टेंस का रूल बन गया. देखिए करंट का रूल क्या था? करंट सब में सेम जाएगी. वोल्टेज का रूल है वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा. रेजिस्टेंस का क्या रूल बना? रेजिस्टेंस के लिए जो रूल बना वो ये बना कि रेजिस्टेंस, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सभी प्रतिरोधों के
आपको जोड़ना पड़ेगा, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर आएगी वैल्यू। तो ये हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है। हाँ, एक चीज और यहां से हम आपको बताना चाहते हैं, जब आप सभी रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंसेस को जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू इन तीनों प्रतिरोधों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना, उससे भी ज्यादा आएगी। एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं, तब तक अब मैं इसे साफ कर देता हूं, आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो हम आपसे बात कर रहे थे, हाँ, बात ये कर रहे थे कि जैसे हमने 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाए हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। 3 प्रतिरोध हमने लगाए, एक प्रतिरोध लगाया 1 ओम का, दूसरा लगाया हमने 2 ओम का, और तीसरा लगाया हमने 3 ओम का। देन व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सीरीज में लगाए हैं, याद रखें, क्योंकि उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? तीनों के रेसिस्टेंसेस को आपस में ऐड कर देना है मुझे। तो 1 + 2 + 3, इस तरीके से ये 6 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। अब आप आंसर तो निकाला, पर इसको आप एक चीज, रिजल्ट को ध्यान से देखिए कि यहां पर मैंने जो रेसिस्टेंसेस लगाए थे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, लेकिन हमारा जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया है दैट इज 6 ओम। इट मींस जो परिपथ में लगा सबसे बड़ा प्रतिरोध था उसकी वैल्यू कितनी थी? 3 ओम, लेकिन हमारा जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया है ये तो उससे भी ज्यादा आ रहा है ना, ये तो 6 ओम आया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का मान आता है वो संयोजित प्रतिरोधों में सबसे बड़ी प्रतिरोध से भी अधिक वैल्यू इसकी आती है। तो हम इसको नोट कर सकते हैं, एक पॉइंट जरा, क्या प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजित प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजित प्रतिरोधों में से सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से भी बड़ा होता है। प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो संयोजित प्रतिरोधों में से जो सबसे अधिक प्रतिरोध वाली वैल्यू होती है के मान से भी बड़ा होता है। एक तो आपको ये चीज याद कर लेनी है। अब एक दूसरी चीज और देखनी है कि अगर हमने श्रेणी क्रम में n समान प्रतिरोध R वाले प्रतिरोधों को जोड़ा हुआ है, एक और कंडीशन, क्या कंडीशन है कि यदि समान प्रतिरोध R वाले n प्रतिरोधकों को यदि समान प्रतिरोध R वाले n प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध
तो परिपथ के उन दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आप थोड़ा सा सोचिए और बताइए। अगर सारे रेसिस्टेंसेस R ऐसा करते करते N तक हमने जोड़ दिया, तो आपको तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबको ऐड करना पड़ता है। तो हम यहाँ सबको ऐड कर देंगे। R1 की वैल्यू भी R है, R2 की वैल्यू भी R, R3 भी R, R4 भी R, और ऐसा n टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? R को अगर n टाइम्स आप ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू तो n इंटू R आ जाएगी। तो इस तरह से प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में अगर हमने समान प्रतिरोध R वाले n प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू n इंटू R। अब एक चीज और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं, जब आप बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं उस समय आपको क्वेश्चन में करंट कैसे फाइंड करेंगे आप, कि सर्किट में टोटल करंट कितनी होगी। टोटल करंट इन द सर्किट, परिपथ में फ्लो होने वाली कुल करंट कितनी होगी? बैटरी से जो करंट आई जा रही है इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? तो बेटा करंट की वैल्यू जो होगी, करंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है? I इज इक्वल टू V अपॉन R। अगर आपको सर्किट में फ्लो होने वाली करंट फाइंड आउट करनी है तो आप पहले ये देख लो कि पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का, जो सोर्स यहां लगा है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V अपॉन ये A से B तक सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना है, उसके लिए हमने R इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया हुआ है। या आप यहां पर ऐसे कर लो AB मींस अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि यहां से यहां तक जो ये I करंट फ्लो हो रही है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन A से B तक का नेट रेसिस्टेंस, जिसे हमारे इक्विवेलेंट कहते हैं, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? V से A से B तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V ऑलरेडी हमने मान रखा हुआ है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है वहां देखिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आप ये फॉर्मूला यूज करके सर्किट में फ्लो होने वाली टोटल करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज और, कभी कभी इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच वोल्टेजेस आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये वोल्टेजेस कैसे फाइंड करेंगे? V1 आप यहां से देख लीजिए थोड़ा सा, V1 की वैल्यू क्या होगी? I इंटू R1 ऑलरेडी आपको गिवन होगा, I आपने यहां से फाइंड आउट कर लिया है। तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। तो इस तरह से आप सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच के वोल्टेजेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रूल हो गए करंट फाइंड करने के लिए। जैसे हमने आपको बताया कि हमारी इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। मैंने आपको बता दिया कि 12 वोल्ट की ये बैटरी लगी है और ये जो प्रतिरोध लगे हैं 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम लगे हुए हैं। तो आप बताइए कितनी करंट फ्लो होगी? क्वेश्चन फिर से सुने, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट, ये प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम का है। तो सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी? सर्किट में करंट के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। R1 प्लस R2 प्लस R3 1 2 3 कितना आएगा? 6। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 एम्पियर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यहां ध्यान से देखें जरा, इन तीनों फॉर्मूलों को देखें, V1 V2 V3, तीनों में बेटा करंट तो सेम ही है। अगर तीनों में करंट सेम है तो वोल्टेज
R पर डिपेंड करेगा। फिर से तीनों में करंट सेम है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर पहले प्रतिरोधक के सिरों के बीच का जो वोल्टेज है वो पहले प्रतिरोधक के प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसके क्रॉस वोल्टेज भी उतना ही ज्यादा आएगा। प्रतिरोध जितना कम होगा उसके क्रॉस वोल्टेज भी उतना ही कम रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। आप चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं, अगर मैं V1 अपॉन V2 करूंगा तो ये IR1 अपॉन IR2, I से I कैंसिल, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 मीन्स V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोधक के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होगा वो प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। जिस प्रतिरोधक का, जिस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसके सिरों के बीच का वोल्टेज भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि इसको मैंने माना 1 ओम, इसको 2 ओम और इसको 3 ओम। तो अब आप बिना कुछ कैलकुलेट किए, बिना कोई प्रॉब्लम के आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसके सिरों के बीच का वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा। बताइए, अभी हमने क्या बताया कि जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा उसके क्रॉस वोल्टेज भी सबसे ज्यादा। तो यहां सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका है? R3 का। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इसी के सिरों के बीच का होगा, सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा। तो कभी भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं V1, V2, V3 ये सब सॉल्व करके लाते हैं और आपको ये मिल जाए कि सबसे ज्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस मिल रहा है आपको, जबकि प्रतिरोध तो ये सबसे कम है, देन यू शुड अंडरस्टैंड देयर इज समवेयर यू हैव कमिटेड मिस्टेक। आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। सो प्लीज रिमेंबर दिस वन थिंग, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ही ज्यादा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड होगा ना, तो कुछ इसको मिलेगा वोल्टेज, कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा। किसको ज्यादा मिलेगा? जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसको वोल्टेज भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। ओके, तो ये दिस इज द ऑल अबाउट रेजिस्टेंस कंबाइंड इन सीरीज। हम लोगों का एक और इसमें कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग करेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।